नमस्कार, जनसत्ता के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं शुभम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आज देश के लिए फिर से गर्व का दिन रहा था। आज भारत के इसरो ने, जो अंतरिक्ष संस्थान है, उसने एक नया उपकरण लॉन्च किया है, आदित्य L1। ये सूर्य की परिक्रमा करेगा और वहां पर जाकर सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। देखिए इसके बारे में तमाम जानकारियां। लॉन्च हुआ आदित्य L1, सूरज के राज खोलेगा हिंदुस्तान। इसरो का नया कीर्तिमान, अब सूरज पर होगा भारत। आदित्य L1 सफल हुआ तो इन देशों के लिस्ट में शामिल होगा भारत। जाने आदित्य L1 का सफलता से भारत को क्या क्या मिलेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारत ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने जा रहा है। चांद के बाद इसरो ने सूर्ययान आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इसे शनिवार यानी 2 अगस्त की सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से भारत ने आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की। इसका मिशन है सूरज का चक्कर लगाना और वहां हो रहे बदलाव की जानकारी इसरो तक पहुंचाना। इसे L1 पॉइंट में स्थापित किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्यों खास है इसरो का ये आदित्य L1 मिशन। दरअसल आदित्य L1 भारत का पहला पूर्ण और सौर मिशन है और इसी के साथ हिंदुस्तान सूरज का अध्ययन करने वाले देशों की कैटेगरी में अब शामिल हो जाएगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बाद कई चरणों में इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर किया जाएगा और सूरज की ओर भेजा जाएगा। श्रीहरिकोटा के सेंटर से जब आदित्य L1 को लॉन्च किया गया तो उस समय इसरो चीफ एस सोमनाथ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत इसरो के तमाम बड़े वैज्ञानिक मौजूद रहे। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूर्ययान मिशन आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है और सूर्य के अध्ययन की ओर अपना बड़ा कदम बढ़ा दिया है। पहला चरण आदित्य L1 का सफल रहा। इस मिशन का मकसद सूर्य के L1 पॉइंट पर जाकर सूर्य की परिक्रमा करना है। सूरज और पृथ्वी के बीच आने वाला L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां से 24 घंटे सातों दिन सूरज पर नजर रखी जा सकती है। आदित्य L1 एक सैटेलाइट है जो सूरज की परिक्रमा करेगा। इसरो द्वारा इस सैटेलाइट में 7 पेलोड भेजे जा रहे हैं। इनमें 4 सूरज का अध्ययन करेंगे और बाकी L1 पॉइंट को समझेंगे। इन सभी पेलोड से कोरोनल तापमान, मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर, अंतरिक्ष का मौसम और सूरज के आसपास के कण और उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तमाम पेलोड तस्वीर खींचने से लेकर तापमान मापने और अन्य रिसर्च करने के काम आएंगे। बता दें कि भारत से पहले अमेरिका, जापान, यूरोप, चीन भी अपने सौर मिशन लॉन्च कर चुके हैं। इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। ये बहुत जल्द, या कहें 127 दिन बाद सूर्य के L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। फिर वहां से सूर्य के जो वातावरण है उसकी जांच करेगा और वहां पर क्या चल रहा है वो सब बताएगा। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। चांद के बाद अब सूरज की ओर बढ़ा भारत। आदित्य L1 लॉन्च होने के बाद भारत का बढ़ा कद। सूरज के पास पहुंचकर ये काम करेगा आदित्य L1। 14 जुलाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर उतरना था। मिशन सफल भी हुआ और चंद्रयान ने 23 अगस्त को साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करके हुए दुनिया का एक नया इतिहास रख दिया। चांद से मुलाकात के बाद अब सूरज से मिलने की बारी है। आज भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च हो गया है, लेकिन ये चांद की तरह सूरज पर लैंड नहीं करेगा। इसका कारण है कि सूरज का तापमान इतना ज्यादा है कि पृथ्वी की कोई भी चीज उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में आखिर ये आदित्ययान करेगा क्या, ये हम आपको बताएंगे। क्या है इसके मिशन वो भी आपको समझाएंगे। दरअसल आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्वेटरी क्लॉस मिशन है। ये पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी वेधशाला में होगी। अब तक हम जो भी अध्ययन सूरज को लेकर करते आए हैं वो सब दूरबीन की मदद से थे, लेकिन हमारे पास स्पेस में टेलीस्कोप नहीं है। भारत में रहकर दूरबीन की मदद से सूरज की सतह को देख पाना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था। सूरज के वातावरण को समझा नहीं जा सकता था जो धरती से बिल्कुल अलग है। कोरोना आखिर इतना गर्म क्यों होता है, इसकी पूरी क्या जानकारी है, ऐसे तमाम सवाल है जिनका जवाब धरती से नहीं मिल रहा था, वो अब अंतरिक्ष में जाकर मिलेगा। भारत का आदित्य L1 पॉइंट में रहकर सूरज की गतिविधियों पर नजर रखेगा।
सूरज की अपनी ग्रेविटी है और धरती की अपनी ग्रेविटी है। वो स्थान जहां सूरज और धरती दोनों की ग्रेविटी संतुलित हो जाती है उस जगह लैंगर पॉइंट कहा जाता है। धरती से सूरज की दूरी करीब 18 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी पर 5 लैंगर पॉइंट हैं। इनमें L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। इनका नाम 18वीं सदी में रखा गया था। L1, L2, L3 स्थिर नहीं है, इनकी स्थिति बदलती रही है, जबकि L5 और L4 की स्थिति हमेशा नहीं बदलती है। L1 पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। क्या है आदित्य L1 का मकसद? पहला, सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना। दूसरा, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना। सौर कोरोना और भौतिकी और इसका तापमान नापना। कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना, इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना। सूर्य के आसपास की हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना। आदित्य L1 को लेकर तमाम सारी जानकारियां रही। इस दरमियान हमारे साथ एक वैज्ञानिक ने बताया कि क्या होंगे आदित्य L1 के फायदे, वो आप सुनिए उनकी जुबान से। आदित्य सूर्य का ही एक नाम है और L1 क्योंकि ये L1 पॉइंट पर इसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो सन जो है अपनी ऊर्जा से, अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको अपनी तरफ खींच लेगा और इस पॉइंट से पीछे जाएंगे तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से उसको खींच लेगी। इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है ताकि करीब से सूर्य को हम समझ पाएं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को हम समझ पाएं। सन के पास जाना ही एक बहुत डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टास्क है। 4 महीने का समय लेगा पहुंचने के लिए। आदित्य सूर्य का ही एक नाम है और L1 क्योंकि ये L1 पॉइंट पर इसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो लेग्रांज 1 ये पॉइंट है। लेग्रांज 1 को अगर हम समझें तो ये 2 खगोलीय पिंड के बीच का वो बिंदु होता है जहां पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की आकर्षण नहीं रहेगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो सन जो है अपनी ऊर्जा से, अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको अपनी तरफ खींच लेगा और इस पॉइंट से पीछे जाएंगे तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से उसको खींच लेगी। तो L1 पॉइंट वो एक सेफ पॉइंट है, बीच का बिंदु है जहां पर दोनों की ऊर्जाएं जो है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है ताकि करीब से सूर्य को हम समझ पाएं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को हम समझ पाएं, उसके बाहरी एटमॉस्फेयर, उसके टेम्परेचर और उसमें होने वाले केमिकल प्रोसेस को हम समझ पाएं। ये कितना चैलेंजिंग है ये प्रोसेस? बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत चैलेंजेस है। पहले तो चैलेंजिंग है क्योंकि सन के पास जाना ही एक बहुत डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टास्क है और साथ ही साथ उसको समझना, क्योंकि सन के अंदर जिस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, जिस तरीके की केमिकल प्रोसेस होते हैं, सन के फ्लेयर्स जो होते हैं उसकी 11 साल की साइकिल में सन किस बहुत तरीके की तरंगे उत्पन्न करता है अपने से। वो इतनी खतरनाक है कि वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती हैं। हमारे नेचर ने हमें बहुत अच्छे से बनाया है क्योंकि हमारे पास, अर्थ के पास हमारा एक प्रोटेक्टेड स्फेयर है। हमारे पास इस तरीके की तरंगे जो हैं वो नहीं पहुंचती। लेकिन अगर वो तरंगे सन से रिलीज फ्लेयर्स, अगर हमारे ऑलरेडी जो स्पेस के अंदर डिप्लॉयड क्राफ्ट्स हैं, अगर उनमें से किसी को हिट कर जाती हैं तो बहुत डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सकती है। सूर्य के किस पार्ट को ये टच करेगा, कहाँ पहुंचेगा और कितना टाइम लगेगा पहुंचने? जी 4 महीने का समय लेगा पहुंचने के लिए। 5 साल तक आगे आने वाले समय में 5 साल का इसका ड्यूरेशन है कि ये इसकी स्टडी करेगा। L1 पॉइंट जैसे कि मैंने बताया, ये L1 पॉइंट पर रहेगा। ये सबसे सेफ पॉइंट है और लगभग सबसे करीबी पॉइंट है जहां से सूरज का एनालिसिस कर सकते हैं। इस दौरान L1 पे जब ये हेलो ऑर्बिट में उतारा जाएगा तो ये हेलो ऑर्बिट में उतारने के सिर्फ सन के को प्रोसेस करने के बाद, स्टडी करने के बाद सन की डिटेल स्टडी कर पाएगा, क्योंकि इस ऑर्बिट पे सन हमें पूरी तरह से दिखाई देगा। मतलब ग्रहण के दौरान भी हम सन की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अकल्टेशन के दौरान भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पहुंचने का ये कर सकते हैं। कुछ ही कंट्री ने अभी ट्राई किया है, इंडिया भी इसमें शामिल हो रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अब
ऑलरेडी बहुत से ईसा, नासा जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने सन पे ऑब्जर्वेशन करे। भारत के पास सन ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। आदित्य L1 के साथ हमारे पास सन के भी आंकड़े मौजूद होंगे जो हमें स्पेस वेदर को समझने के लिए, आगे आने वाले अंतरिक्ष मिशंस को समझने में बहुत सहायक होंगे। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बैंक से धोखाधड़ी का मामला है और ईडी ने उन पर कार्रवाई की है। क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट पे। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। कैनरा बैंक से जुड़े 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या है पूरा मामला? जेट एयरवेज काफी टाइम से बंद पड़ी थी। इसी बीच नरेश गोयल पर ईडी का शिकंजा कसता चला गया। ईडी ने नरेश के साथ कई और लोगों पर धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया। इस मामले पर उनके 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 538 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में अपनी शिकायत में कैनरा बैंक ने आरोप लगाया था कि उसने जेट एयरवेज लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए थे, जिनमें से 538.62 करोड़ रुपए बकाया है। आपको बता दें कि सिर्फ ये एक मामला नहीं है जिसमें नरेश गोयल पर जांच चल रही है। इसके अलावा भी कई और मामलों पर उनमें जांच चल रही है। आपको बता दें कि कभी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन रही जेट एयरलाइन अपने भारी भरकम कर्ज और नकदी संकट के चलते अप्रैल 2019 में बंद हो गई। यूएई के बिजनेसमैन मुरारी और लंदन की कंपनी कार्ल रॉक कैपिटल और कंसोर्टियम ने जून 2021 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जेट एयरलाइन को खरीदा था। इसके बाद से एयरलाइन में रिवाइवल की प्रोसेस चल रही है। विवादों में फंसने के बाद से जेट एयरवेज के मामले में कई एजेंसियां चल रही हैं। इनमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एसएफआईओ शामिल हैं। बता दें कि 1990 के दशक की शुरुआत में टिकटिंग एजेंट से एंटरप्रेन्योर बने नरेश गोयल ने जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कर लोगों को एयर इंडिया का अल्टरनेटिव दिया था। उस वक्त जेट के पास कुल 120 प्लान थे और वे लैंडिंग एयरलाइन में से एक हुआ करते थे। दी जॉय ऑफ फ्लाइंग टैग लाइन वाली कंपनी पीक पर थी और हर रोज 650 फ्लाइट का ऑपरेशन करती थी। जब कंपनी बंद हुई तो उसके पास केवल 16 प्लेन्स रह गए। मार्च 2019 तक कंपनी का घाटा 5,535.75 करोड़ रुपए हो चुका था। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ी हुंकार भरी है और इस दरमियान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा वहां पर राहुल गांधी ने, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक बात मैं साफ करना चाहता हूं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है
आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। जब से केंद्र सरकार ने स्पेशल सत्र का आयोजन करने की बात कही, तब से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या है इसके पीछे की कहानी, वो हमारे देखिए इस खास रिपोर्ट पे। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के एक दिन बाद सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। रामनाथ कोविंद ये अध्ययन करेंगे कि देश में कैसे एक साथ लोकसभा और राज्यसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव को लागू करने पर काम करने से पहले संविधान में व्यापक बदलाव, नए कानून, राज्यों के बीच आम सहमति और चुनाव के बाद की जटिलताओं को ध्यान में रखना ये सरकार के लिए आगे की प्रमुख कानूनी चुनौतियां हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित। एक साथ चुनाव कराने के लिए लोकसभा या राज्यसभा के कार्यकाल में बदलाव करने में पहली चुनौती 5 साल के कार्यकाल की संवैधानिक रूप से निर्धारित सीमा है। संविधान के आर्टिकल 32(2) के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित है। निर्वाचित सरकार के गिरने पर सदन के समय से पहले भंग होने के अलावा इस प्रावधान में कुछ अपवाद भी हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 14 और 15 चुनाव कराने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसके अनुसार चुनाव आयोग को संविधान द्वारा निर्धारित 5 साल की सीमा के अनुसार चुनाव कराने की भी जरूरत होती है। संविधान में इन बदलावों की जरूरत। हालांकि किसी सदन के भंग होने पर उसका कार्यकाल कम किया जा सकता है, पर ऐसा तब हो सकता है जब सरकार इस्तीफा दे देती है। इस बदलाव के लिए संविधान में एक एडिशन की जरूरत होगी। इन प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। हालांकि इस संभावित संशोधन के लिए आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन अगर विधानसभा को तोड़ने पर विचार किया जाता है तो राज्य की सर्वसम्मति महत्वपूर्ण होगी। संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है, जो किसी राज्य में चुनाव में देरी का एक अपवाद है। हालांकि राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग राज्यपाल की सिफारिश पर तभी कर सकते हैं जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी खराब हो। इसमें संशोधन की भी जरूरत पड़ सकती है। कानून में इन बदलावों के बावजूद चुनाव के बाद गंभीर मुद्दे होंगे। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जब कोई एक पार्टी बहुमत हासिल करने में विफल रहती है तो समय से पहले चुनाव होने की संभावना होती है। दल बदल की निर्धारित अवधि से पहले चुनाव में मुख्य कारण।
10वीं अनुसूची के तहत दल बदल भी निर्धारित अवधि से पहले चुनावों में प्रमुख कारक है। जब कोई निर्वाचित सदस्य अपनी पार्टी बदलता है तो वह नए सिरे से चुनाव लड़ सकती है और फिर से सदन में प्रवेश कर सकती है। 2018 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग ने एक साथ चुनावों के 5 साल के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए केवल अवधि की याद दिलाने के लिए मध्यविधि चुनावों का प्रस्ताव रखा। तो फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज़ बुलेटिन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहीं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जनसत्ता को यूट्यूब में सब्सक्राइब करिएगा।